हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे गणित विषय में जो 2022-23 का जो पेपर था उसमें गणित से पूछे गए सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है, बाकी शेष प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, कह रहा है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। कोई संख्या है जिसे 13 से भाग दिया गया और एक शेष बचता है, और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। ठीक, अब यदि संख्या को 65 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, तो भागफल Q आता है और शेषफल R बचता है। और भाज्य, भाजक और भागफल में जो संबंध होता है वो ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब भाज्य को अगर हम A मान लें तो A बराबर BQ भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि प्लस R कर देंगे। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा कि एक संख्या को, अब ये संख्या नहीं पता है कि ये संख्या कौन है, तो जब ये संख्या नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना वह संख्या x है। अब x को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। पहले इतना काम आप कर लें कि x को किससे विभाजित किया गया, 13 से विभाजित किया गया, तो शेषफल कितना बचा, एक शेष बच गया। लेकिन क्या यहाँ पे क्वोशेंट आप जान पाए क्या है, नहीं जान पाए, कोई बात नहीं। इसलिए भागफल को या क्वोशेंट को हम क्या रखेंगे, Q रखेंगे, Q मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस एल्गोरिथम से, ठीक, क्या इसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, तो 13Q + 1, यानी इस सूत्र की मदद से हमने x इज इक्वल टू 13 गुणे Q यानी कि 13Q + 1 लिख दिया। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा कि और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें, भागफल क्या आया है जरा हमें बताएं, इसमें भागफल क्या है, Q है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि भागफल को Q को किससे भाग दे दें, 5 से भाग दे दें, तो जो शेषफल है वो कितना बचने वाला है, 3 शेषफल बचता है। तो जो शेषफल बच रहा है वो 3 बच रहा है। अब यहाँ देखिए फिर भागफल छूट गया है, तो यहाँ पे Q माने हैं तो यहाँ पे Q1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q1। अब यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, 5Q1 + 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यदि संख्या को 65 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। अब आप हमें बताएं, +1 क्या है, +1 जो है वो शेषफल है, यहाँ 3 क्या है, ये शेषफल है, R क्या है, शेषफल है। तो जो प्लस के बाद लिखा जाता है वो शेषफल होता है। अब आप क्या करिए, इस सेकेंड का मान फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कि Q का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। अब इतना काम आपको करना है। जैसे ही ये काम करते हैं देखिए क्या आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 रहने दिया जाए। अब Q की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 5Q1 + 3, तो यहाँ आ जाएगा 5Q1 + 3। ये तो हो गया Q की जगह पे। अब +1 अभी बचा हुआ है, तो +1 आप यहाँ पे लिख दें। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आप ये जानिए कि इस 13 का अंदर गुणा किया जाता है, इस 13 का अंदर गुणा किया जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का 5 में गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा, यानी कि 13 × 5 = 65, 65Q1 + 13 का 3 में गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा, तो 39 और +1 पहले से था। अब जब 13 का अंदर हम गुणा कर लिए तो अब ये 31 और 1
ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ओवरऑल क्या आ गया, x इज इक्वल टू 65 Q1 प्लस 40। और इसको अगर भागफल के फॉर्म में लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 Q1, तो यहाँ पे 65 Q1, इसका मतलब क्या हो गया कि x को किससे भाग दिया गया, 65 से भाग दिया गया। कोसेंट क्या था, Q1 था, और रिमाइंडर कितना था, 40। इसका मतलब यहाँ पे जो 40 आया है वही शेष है। अब आप समझें, अब यदि संख्या को 65 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, यानी कि संख्या को, यानी संख्या x है, अब x से 65 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, यही जो 39 एक 40 आया ये शेष है। संख्या को 65 से भाग देने पर भागफल तो Q1 है, लेकिन शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 40 बचेगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40। तो जिस ऑप्शन में 40 होगा उसी को आपको टिक करना है। देखिए थोड़ा सा ये कठिन था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं था, तो ऐसे प्रश्न भी डाल दिया जाता है ताकि आप इसमें उलझ जाएं और प्रॉब्लम को ना कर पाएं। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी रणनीति के हिसाब से बेस्ट तैयारी किए रहेंगे तो ऐसे प्रश्न ज़रा सा भी कठिन नहीं लगेंगे। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछ रहा है। पिछले साल तो 2 प्रश्न पूछा था, इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने इस पर एक क्वेश्चन लगवाया था, और इस भाग में भी मैंने ये क्वेश्चन इससे लगवाया, यानी कि विभाजिता से 2 प्रश्न पूछ दिया है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप इस पर वर्क कर लेंगे तो अच्छा करेंगे। ठीक, अब जो है ध्यान दें, अब हमारे पास जगह भी हो गया है। ध्यान दें, कह रहा किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, खूब ध्यान से देखें, इसको जो है अंडरलाइन कर लें, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 है। तो जब भी 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सिर्फ 2 वर्ष के लिए दें, तो अंतर मतलब डिफरेंस, तो वहाँ पे फार्मूला D इज इक्वल टू क्या होता है, जब भी 2 वर्ष के लिए अंतर देता है तो PR² अपान 100 का स्क्वायर, बस ये फार्मूला जान लीजिए। कभी भी 2 वर्ष रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दिया रहे, अंतर दिया रहे, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। 2 वर्ष समय रहे, ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसका अंतर यानी कि घटा दें, ये D मान लेते हैं। तो जब भी अंतर दिया रहे तो PR² अपान 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। R मतलब दर होती है, तो यहाँ पे दर क्या है, R की वैल्यू कितनी है, 10% है, तो R पहले से पता है। तो वह धन क्या है, तो वह धन पूछा जा रहा है। तो धन मतलब क्या, मूलधन, यानी कि P की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। R की वैल्यू दिया हुआ है, P की वैल्यू पूछी जा रही है, और अंतर दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 10 रुपये है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 रुपये, और इसके डिफरेंस को D कहा गया, तो D इज इक्वल टू 10। तो हमें D की वैल्यू पता है 10 बराबर, P की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन R की वैल्यू पता है। R की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का वर्ग करना है बटे 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 100, 2 बार लिख दीजिए। ठीक, अब आप ध्यान दें, 10 इज इक्वल टू P इंटू, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पास में आ रहा है। अब यहाँ बचा 100 का गुणा 10 में करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000। अब P इसके बटे 1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो P बराबर आ जाएगा 1000 रुपये।
अब जिस ऑप्शन में 1000 रहेगा उसी ऑप्शन को टिक कर देना है। यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आप ये छोटा सा फार्मूला तैयार कर लें। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब भी डिफरेंस दिया रहे तुरंत आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें, D इज इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर कितना है, एक प्रश्न ये पूछ सकता है। मूलधन कितना है, ये पूछ सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये भी पूछ सकता है। कोई 2 मान दिया रहता है और तीसरा मान पूछ लेता है। तो अगर आपको पक्षांतर करने आता रहेगा तो इस पर हर साल एक प्रश्न बना रहा है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, इस फार्मूले को तैयार कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन आए तुरंत आप आंसर कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए खूब ध्यान से इसको देखें कि मेंसुरेशन के प्रॉब्लम को कैसे पूछा जाता है। और हर साल इस पर क्वेश्चन बनता है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हर साल देता है। जैसे कह रहा है कि कोई लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, ये लंबवृत्तीय बेलन है और इस बेलन की ये त्रिज्या है R1 और एक और लंबवृत्तीय बेलन है। 2 लंबवृत्तीय बेलन है जिनकी त्रिज्याओं को दिया है और इनकी जो हाइट है H1 और H2 है। 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है, R1/R2 इज इक्वल टू 3/5 और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है H1/H2 इज इक्वल टू 2/3। ये 2 लंबवृत्तीय बेलन जिनकी त्रिज्या का अनुपात 3/5 है, या कोई भी अनुपात दे सकता है। हाइट का अनुपात 2/3 है। इसकी जगह पे अन्य मान भी दे सकता है। और आपसे कह रहा है तो उसके कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ का अनुपात बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। तो बेलन का ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। जब भी अनुपात कहेगा तो जो वेरिएबल होता है उसमें, जैसे यहाँ पे वेरिएबल R और H है तो R1 H1, 2π चूंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे R1 H1 चूंकि 2 बेलन है तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस को CV1 कर लीजिए, CV2 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2πR1 H1 बटे 2πR2 H2। तो देखिए 2π से 2π कट जाएगा, R1/R2 गुणे H1/H2 हो जाएगा। और R1/R2 की जगह पे 3/5 गुणे ये हो जाएगा 2/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/5। तो वक्र पृष्ठ का अनुपात, वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो जब भी वक्र पृष्ठों का अनुपात कहेगा तो 2/5 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, अनुपात की अगर हम बात करें तो 2/5। इसका मान 2/5 आ गया, इसका मतलब 2/5 अनुपात हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 2/5 रहेगा उसी ऑप्शन को क्या करना रहेगा, टिक कर देना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, अलजेब्रा से है, बीजगणित से है। कह रहा है x/5, ध्यान दें, x/5 बराबर y/8। तो x + 5 बटे x + 8 का मान बताइए। तो x + 5 बटे x + 8 इसका मान आपको बताना है। और आपको पता क्या है, x/5 का मान y/8 है। तो यहाँ 5 है तो आप 5 ऊपर कामन ले लीजिए। क्या कामन ले लीजिए, 5 कामन ले लीजिए। तो देखिए कामन लेने का मतलब ये होता है
कि जितनी भी संख्याएं होती हैं हर टर्म में 5 से भाग देना, जो संख्या कॉमन लेंगे उसी संख्या से भाग दे देना। तो 5 कॉमन लेना है तो आप 5 के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 5 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे जैसे x है तो x में 5 से भाग दे दीजिए, धन 5 है तो 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5/5। और वैसे भी 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। नीचे 8 कॉमन ले लीजिए, नीचे क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन ले लीजिए। ऐसा करने से ये हो जाएगा x/8 और यहाँ 8 से भाग देंगे तो 8 से 8 कट के 1 आ जाएगा, या 8 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 दिखेगा आपको। ठीक है ना। जब भी आप भाग देते हैं कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या से आपको भाग दे देना चाहिए। ठीक। अब आप यहाँ पे पा रहे हैं क्या, 5। अब देखिए x/5 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x/5 की जगह पे y/8 लिखा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा y/8 + 1 यानी y/8 यानी y/8 धन 1। और नीचे क्या है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देख रहे हैं, यहाँ y+8 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ y+8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y+8, तो y/8 आ जाएगा। ठीक। तो नीचे भी वही चीज़ है, y/8 धन 1, तो यहाँ 8 है और नीचे भी वही टर्म y/8 + 1। आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे वही संख्या है, ये कट गया और आंसर क्या आ गया, 5/8। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिए, x+5/y+8 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर 5 कॉमन लीजिएगा, नीचे 8 कॉमन लीजिएगा। ऐसा करने से ऊपर जो है x/5 + 1 आ जाएगा और x/5 को क्या लिखा जाएगा, y/8 लिखा जाएगा। इसकी जगह पे y/8 जैसे करेंगे वैसे ये टर्म कट जाएगा। देखिए यहाँ कट गया, 5/8 आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/8। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना रहेगा। देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इन सब क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप यकीन माने बहुत ही अच्छा एग्जाम हॉल में करने वाले हैं। अब देखिए आज का जो ये चौथा प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य। ठीक। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं उसको पहले जाना जाए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या में सबसे पहले 2 आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, इसलिए अभाज्य है। 3 भी एक ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हैं। चूंकि माध्य निकालना है तो इसलिए जोड़ते जाइए, 2 + 3, 2 3, इसके बाद कौन सा है, 5, फिर क्या है 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 24 25 26 27 28 नहीं होगी, 29 होगा। तो हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है तो 10 अभाज्य संख्या लिख के जोड़ दीजिएगा। ठीक, 10 अभाज्य संख्या अब सबको जोड़ना है। यहाँ देखिए जोड़ना भी आसान नहीं है, आपको इतनी संख्याओं को जोड़ना है एक साथ। ठीक, 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है तो आप यहाँ पे बहुत ही इत्मीनान से जोड़ लीजिएगा। जैसे देखिए 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप करके जोड़ेंगे तो आसानी से जोड़ लेंगे। 5 2 7, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 11 17 हो गया, 17 और 13 30 हो जाएगा। ठीक, तो फिर अब कितने जोड़ना है, 11 17 19 23 29, सबको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद 10 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग इसको जोड़ करके 10 से भाग दे करके आंसर जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर आप बताएंगे। पहले आप इसे जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद उसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8192 में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण घन बन जाए। भागफल क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन क्या है? 8192 में वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अब आप देखिए लास्ट में 2 है तो इसे 2 से ही काटिएगा, और छोटी से छोटी संख्या से भी काटिएगा, तो 2 चौक 8, ये कट गया। अभी देखिए 1 जो है इस 2 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगी, और जब भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा करके आप 1 अंक और ले लेंगे, तो अभी हो जाएगा 19। अब 2 का टेबल पढ़िए 19 तक, तो 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे, ठीक। 18 आ जाएगा, 1 19, अब 2 छक 12, अब 2 दूनी 4, 0 उतर जाएगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब ये देखिए 1024 हो गया। 1024 क्या है? 1024 2 टू द पावर 10 का मान है। अगर आप घात पढ़े होंगे, घातांक पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा 2 की घात 10 का मान है, तो 10 यहाँ हो गया, 11 12, ठीक। अब 2 कितना 12 आ गया, तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 बार 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, यह 2 बच जाएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 2 होगी। लेकिन आप पहले यहाँ पे भाग देते जाइए। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 11, 2 5 10, 1 11, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप देखिए 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का त्रिक बनाते हैं इसमें, ठीक है ना। 3 3 का क्या होता है? जोड़ा 2 2 का होता है, और 3 3 का क्या होता है? त्रिक होता है। तो 3 ये हो जाएगा, ठीक। 3 3 का त्रिक यहाँ बना लीजिए, और जब 3 3 का त्रिक बनाएंगे तो एक त्रिक ये बन जाएगा, एक त्रिक ये बन जाएगा, एक त्रिक ये बन जाएगा, एक त्रिक ये बन जाएगा। हमने आपसे क्या कहा? 1 2 3 4, तो 3 3 का 4 त्रिक बनेगा, और यह एक बच जाएगा। कौन सा? 1 2 बच जाएगा। अब इस संख्या को इस 2 से भाग दे दें तो सबका त्रिक बन जाएगा, यानी कि यह एक घन हो जाएगा। अगर इस पूरी संख्या में 2 से भाग दे दें तो 40 96 यह एक घन है। किसका घन है? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 का घन कितना हो जाएगा? 40 96 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो छोटी से छोटी संख्या 2 है। अगर ये 2 नहीं रहता तो ये घन बन जाता, क्योंकि सबका त्रिक, ये त्रिक बन गया है। तो घन में क्या होता है? त्रिक ही बनता है। तो ये 2 जो है यही अड़चन डाल रहा है, तो 2 को हटा देंगे, यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 2 है। इसीलिए छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड भी करिएगा, डिवाइड करना भी आप यहाँ सीख पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन हैं। कह रहा है 2 संख्या है, अरे 2 पॉइंट हैं P और Q। यहाँ पे 2 पॉइंट P और Q दिए हैं। P का निर्देशांक दिया है -3, 0, और Q का निर्देशांक दिया है 0, 4। 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, और कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ बराबर अंडर रूट लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 बिंदु, एक x1 y1 है और एक क्या है? x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ समझें x2 माइनस x1, तो यहाँ क्या है? x2 की जगह पे है, आप देख पा रहे होंगे 0 है, तो 0 माइनस x1 की जगह पे क्या है? -3, तो -3 है तो एक माइनस पहले से है, इसलिए प्लस कर दीजिए, +3 का होल स्क्वायर धन y2 की जगह पे क्या है? ये देखिए x2, ये y2 है, तो y2 की जगह पे है आपका 4, और ये x1 है, ये y1 है,
तो y2 की जगह पे 4 है, तो 4 माइनस y1 की जगह पे क्या है 0, इसका वर्ग कर दीजिए। अंडर रूट, यहाँ 0 प्लस 3 करेंगे तो 0 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। अब ये सूत्र है, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अब ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़े आराम से बता देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी, यानी PQ निकल के यहाँ से आ जाएगा। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स भी बनाते चलें। ठीक, पेपर लगवाने से यह फ़ायदा होता है कि जैसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन एक ही साथ आप सॉल्व करने को मिल जाता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको देखा जाए। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3, ध्यान दें, किसी संख्या के 1/4 का, किसी संख्या के 1/4 का 1/3, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 कितना है, 15 है। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो संख्या का 3/10वां भाग बताइए। तो देखिए, संख्या नहीं कह रहा है, कह रहा है संख्या का 3/10वां भाग बताइए। संख्या का 3/10वां भाग बताइए। तो कह रहा है किसी संख्या के 1/4 का, तो किसी संख्या के 1/4 का, तो माना वो संख्या x है। किसी संख्या के, तो वो संख्या हमने क्या मान लिया, वो संख्या हम मान लिए x है, वो संख्या क्या है, x है। तो x का 1/4, तो जब आप आंसर करिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, x का 1/4 किसी संख्या के 1/4 का 1/3, तो किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, बराबर 15। तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए, तो x एकम x बटे 4/3 12 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 गुणे 15, तो x बराबर 15 का जब 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 15 बरैया में 180, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 180। अब कह रहा ये संख्या है, x क्या है, यही मेन संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो संख्या बताइए, तो वो संख्या क्या हो जाती, 180 हो जाती। लेकिन थोड़ा सा और घुमा दिया, कह रहा उस संख्या का 3/10 बताइए। तो संख्या का 3/10, तो यहाँ लिखेंगे संख्या का 3/10 बराबर 180 गुणे 3/10। अब देखिए, अब ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 18×3 = 54। तो संख्या का 3/10 कितना निकल के आ जाएगा, 54 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न 2022-23 में पूछे गए थे, लगभग सारे प्रश्नों को हमने कवर कर दिया है। कुछ प्रश्न जो छूट गए हैं उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे प्रायिकता पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अलग से वीडियो हम बनाएंगे, और वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो प्रायिकता संबंधी सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।